हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप? डेली डेली क्लास मिल रही है आप लोगों को? चलिए, हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके थे। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है वो लास्ट क्लास देख ले प्लीज़। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वो लोग प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है। आज हमने इससे पहले की थी त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चोल राज्य रहेगा। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य क्या है, इससे काफी क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ से? चोल राज्य से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे चोल राज्य के बारे में। थोड़ा सा इसको और थोड़ा वो कर लेते हैं। चलिए, साफ क्लियर आपको नजर आ रहा है? चलिए, चोल राज्य क्या था, कहाँ तक इसके एरिया थे, क्या इसके पड़ोसी राज्य थे। चलिए, चोल राज्य ये देख रहे हैं ना आप, चोल राज्य, इसके बारे में हम एक नज़र लगाते हैं। यहाँ पे चोल राज्य में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अभी एनसीईआरटी के थ्रू ही चल रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, जब नोट्स लाऊंगी तब पढ़ा दूंगी, या फिर मैं अलग से टॉपिक कुछ पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, या फिर जहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं वहां से आपको क्लियर करवा दूंगी। चलिए, चोल राज्य तकनीकी से एक नज़र। उरेयूर से तंजावुर तक। कहाँ तक? उरेयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। क्या थी ये? चोल वंश सत्ता में कैसे आया? चोल वंश कैसे आया? राजवंश कैसे बना? ठीक है, ये वंश कैसे बना चोल वंश? तो कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। किस नाम से? किस नाम से? मोटरियार नाम से। मोटरियार नाम से प्रसिद्ध एक एक मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन? चोल वंश। और कहाँ थी ये? कावेरी डेल्टा में। ठीक है, कावेरी डेल्टा में थी। वे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चोल वंश किस परिवार की सत्ता थी? मोटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहाँ पर थी? कावेरी डेल्टा में। कौन सा डेल्टा? कावेरी डेल्टा। ठीक है, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं की मातहत थी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट किसकी मातहत थी, मैंने आपको बताया था चालुक्य राजाओं की मातहत थी राष्ट्रकूट, और उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी चालुक्य के अधीन राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूट शक्तिशाली हो गए, अपना राज्य स्थापित किया। वैसे ही इन्होंने, जो चोल वंश थे, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ये जो चोल थे किसके मातहत थे? पल्लव राजाओं के। और पल्लव राजा किससे संबंधित है? कांचीपुरम से। पल्लव की बात हम करते हैं कांचीपुरम से। पल्लव की बात हम किससे करते हैं? कांचीपुरम से। और पल्लव के मातहत कौन थे? चोल थे। ठीक है, उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। कौन सी डेल्टा पर? कावेरी डेल्टा पर। क्या किया? उड़ियार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने, ठीक है, क्वेश्चन बनता है विजयालय ने। ठीक है, विजयालय किससे संबंधित है? चोल वंश से। विजयालय किसका मातहत थे? पल्लव राजाओं की मातहत थे। पल्लव राजा कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे। पल्लव राजा कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे। इनकी मातहत कौन थे? विजयालय। विजयालय किससे संबंधित है? चोल वंश से। ठीक है, नोट्स भी बना के लाऊंगी, नोट्स भी दे दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, विजयालय। तो इन्होंने क्या किया? 9वीं सदी के मध्य में मोटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। किसको हराया? मोटरियारों को हरा दिया इन्होंने। किसको हराया? मोटरियारों को हरा दिया, और कावेरी डेल्टा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये कौन थे? पल्लव राजाओं के मातहत थे, सामंत थे या मातहत थे, एक ही बात बोल सकते हैं, जो पल्लव राजाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, तो आगे चल के एक शक्तिशाली लोग आया इसमें मुखिया परिवार से, विजयालय। उसने क्या किया? मुटरियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। देखो, मैंने पहले बताया था आपको, ये शासक क्या करते थे, दक्षिण के शासक अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए ना, जब ये जीत जाते थे तो ये मंदिर का निर्माण करवाते थे। ठीक है, और वहां से संसाधन प्राप्त होते थे मंदिरों से, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया? क्वेश्चन बनता है, विजयालय ने
वहां तंजावुर शहर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? कावेरी डेल्टा में, क्योंकि मुटियारों को हरा दिया इन्होंने, तो कावेरी डेल्टा में इन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण करवाया। किस शहर का? तंजावुर शहर का। ठीक है। और वहां पे एक मंदिर भी बनवाया, निशुभ निशुभ सूदनी निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है विजयालय ने कौन सी देवी का मंदिर बनवाया था? तो निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बनता है कि विजयालय किसके मातहत थे? विजयालय पल्लव राजाओं के मातहत थे। पल्लव राजा कहाँ से थे? कांचीपुरम से थे। ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन बन चुका है। और चोल वंश का बोल सकते हैं मुखिया कौन था? विजयालय, जिसने मुटियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाकर मंदिर का और शहर का निर्माण करवाया। शहर में कौन था? तंजावुर शहर। और देवी का मंदिर था निशुभ देवनी। अब देखिए, अब देख रखे हैं मानचित्र 2 में चोल राज्य और उनके पड़ोसी राज्य। अब देखिए चोल राज्य आ जाइए, यहाँ पर ये रे गंग कोंड चोलपुरम, ये इनका अपना एरिया है। गंगकोंड चोलपुरम, इनको राजधानी भी बोल सकते हैं, अब इसका एरिया भी बोल सकते हैं। तंजावुर, देखो ये इनका है चोलों का एरिया। और ये तो वहां से संबंधित है ना, चोल है यहाँ पे। ये जो चोलों का एरिया है, ये पांडव है, पांडन है। जो पांडन की राजधानी क्या थी? मदुरई, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया इनके पड़ोसी हैं, चोलों के पड़ोसी हैं। कौन कौन है? देखो यादव है, चालुक्य हैं, विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य के अंतर्गत जैसे कि ये कल्याणी है, अकदम है जो कि ब्राह्मण था, ये भी सामंत ब्राह्मण था। ठीक है। इसने भी अपना राज्य स्थापित किया। काकातीय मिलते हैं, वेंगी मिलते हैं, दक्षिण कलिंग मिलता है, कलिंग मिलता है। ठीक है। वनवासी मिलता है, नोलाम वादी मिलता है, चोल है, कोची है, गंगावादी है। ठीक है। ये है चोलों के पड़ोसी राज्य, चोल राज्य और उनके पड़ोसी राज्य। ठीक है। गंगकोंड, चोलपुरम, तंजावुर और एयर, ये क्या है? चोलों से ही संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। अब जब विजयालय की जब उत्तराधिकारी हो गए ना, जैसे पुत्र वगैरह होंगे या कोई उत्तराधिकारी बनाए गए होंगे इनके बाद, तो पड़ोसी इलाकों को भी जीता इन्होंने, चोल वंशों ने। ठीक है। और उसका राज अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। मतलब जो उसका क्षेत्र था ना, चोलों का क्षेत्र पहले सीमित था, फिर क्षेत्रफल क्या था ना, क्षेत्रफल शक्ति दोनों ही रूपों में वो बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। मतलब जो दक्षिण उत्तर के, ये देखो पांड्यन है ना, ये देखो दक्षिण उत्तर के पांड्यन, इनको क्या करा? इनको अपने एरिया में मिला लिया। किसने? चोल राज्यों ने। चोल बड़े शक्तिशाली भैया, पांड्यन को भी मिला लिया इन्होंने, और पल्लव के इलाकों को भी मिला लिया। पल्लव की मातहत थी ना, पल्लवों को भी मिला लिया और पांड्य राज्य को भी मिला लिया। उत्तर, दक्षिण और उत्तर के पांड्यन को भी मिला लिया और पल्लव को भी मिला लिया, पल्लव वंश के राजाओं को भी। राजा मतलब नहीं, इलाके को। ठीक है। इलाके से लिया जाएगा यहाँ पर अर्थ। इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। क्वेश्चंस बनता है, राजराज प्रथम किस वंश से संबंधित है? तो राजराज प्रथम जो कि विजयालय के बाद आता है, राजराज प्रथम जो शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। ठीक है। अभी तक तो क्या था? विजयालय था चोल से संबंधित। अब क्या आता है? राजराज प्रथम भी आता है, चोल शासक। सबसे शक्तिशाली शासक था चोल प्रथम, राजा राजराज प्रथम। 985 में राजा बना और इसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। मतलब अपने ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। मतलब जो उसका साम्राज्य था, उसका राज्य था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी सुधार किए उसने। ठीक है। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहाँ काफी ना कंफ्यूजन होती है कि राजराज का पुत्र था कौन, राजराज प्रथम कौन था, राजेंद्र प्रथम कौन था। ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम जो था ना, वो राजराज प्रथम का बेटा था। ठीक है। तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हो चोल शासक को, राजराज मतलब राजा राजा पहले बना,
राजराज प्रथम। तो उसके बाद भाई एक मात्रा और चढ़ गई, राजेंद्र प्रथम बन गया भैया। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास कोई मात्रा नहीं थी, ये राजराज था, बहुत राज किया इसने, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इनका जो बेटा था राजेंद्र प्रथम बना। ठीक है, उसने क्या किया, राज की जितनी भी नीतियां थी उनको जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। अब राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, गंगा घाटी गंगा घाटी श्रीलंका, गंगा घाटी पहले से ही चली आ रही है। गंगा घाटी का जैसे कन्नौज नगर जो कि बहुत समृद्धशाली था, जिसपे त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था। तो गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। 3 जगहों पर, गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने 3 जगह देशों पर हमला किया था। 3 जगह कौन सी थी, गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया। और इसने सेना बनाई थी, जल सेना भी बनाई थी। ठीक है, अब देखते हैं मंदिर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, किस किस लोगों, किन किन राजाओं ने कौन कौन से मंदिर बनवाए। चलिए, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। कांस्य मूर्तियां हमें यहाँ देखने को मिलती है, कांस्य मूर्तियों से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। देखो, गंगकोंड चोलपुरम क्या, चोलों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिए। तंजावुर वही है जिसने विजयालय ने क्या किया था, कावेरी डेल्टा पर क्या किया था, तंजावुर शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो राजराज का बेटा राजेंद्र प्रथम दोनों के द्वारा तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार है। मतलब तंजावुर में भी मंदिर बनवाए और गंगईकोंड चोलपुरम में भी बड़े बड़े मंदिर बनवाए, और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर बने आगे चलकर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए। देखिए, ये है चोलों का मंदिर, देख रहे हैं ना, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है ये। हाँ, ये मंदिर है, कहाँ पर बना था हमारा, ये कहाँ देखने को मिला है, ये देखिए, ये दक्षिण में है। ठीक है ना, कावेरी डेल्टा के आसपास, गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञ का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार और नृत्य इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कांस्य, है ना, जो तांबे और टीन से मिलाकर बनाई जाती थी। कांस्य हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्लास 6 में पढ़ा चुकी हूँ मैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो मंदिर बनाए गए थे, चोल मंदिर जो बनाए गए थे अक्सर, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। ये सिर्फ पूजा करने के ही लिए नहीं बनाए गए थे। यहाँ पर जितनी भी भू संपदा इकट्ठी होती थी, मतलब बहुत सारी संपदा इकट्ठी हो जाती थी, तो उस संपदा का जो प्रयोग करते थे ना, विशेषज्ञ का निर्वाह करने में खर्च होती थी। तो बहुत सारे काम हुआ करते थे। ठीक है, और मंदिरों के आसपास जो बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे पुरोहित हो गए, ब्राह्मण हो गए, मालाकार जो माला बेचते थे, बावर्ची हो गए, मेहतर हो गए, संगीत का काम करते थे, नृत्य या नाचने का काम करते थे, है ना। तो सिर्फ इनके लिए मतलब यहाँ पर क्या होता था, खर्च होती थी, विशेषज्ञ का निर्वाह करने में खर्च, मतलब ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मतलब कहने का मतलब है, इन मंदिरों में शासकों के द्वारा भी दान दिया जाता था। तो जब इतना दान दिया जाएगा तो ये संपन्न तो होंगे ना, कहने का मतलब ये। ठीक है, संपन्न तो होंगे ना।
और ये जो जो खर्च किया जाता था, जैसे यहाँ पर ना काफी लोग थे, पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, इनके लिए कुछ खर्च किया जाता था। ये मंदिर सिर्फ पूजा के ही स्थान नहीं थे, ये ना एक तरीके से स्ट्रांग हो गए थे, सोशल से, कल्चर से और इकोनॉमिक्स के जीवन केंद्र बन गए थे। यानी कि यहाँ से सामाजिकता भी फैली थी, सांस्कृतिक भी अपने जो रीति रिवाज थे जो बने थे, और दूसरा यहाँ से इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफी सही हुई थी यहाँ से। ठीक है, तो मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मंदिरों में थे ना, तो मूर्तियां बनाने का काम करते थे, कांस्य प्रतिमाएं यहाँ देखने को मिली हैं। चोल वंश का जो हम राज्य लेते हैं, हम बात करते हैं चोलों की, तो चोल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे कांस्य प्रतिमाओं के लिए। ये क्वेश्चन बनता है कि कांस्य प्रतिमाएं सबसे ज्यादा कहाँ फेमस हुई, कहाँ की प्रमुख हैं, तो चोल वंश से संबंधित हैं, जैसे कि गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या यहाँ पर ये फेमस हुई चोलों की कांस्य प्रतिमाएं। ठीक है, और यहाँ पर इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां तो बनती थी और इनके भक्तों की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, हाँ, काफी कुछ देखो शिल्पकारों को काम भी मिलता था। मैंने बताया ना, आर्थिक और सोशल और कल्चर, मतलब इकोनॉमी, लोग ना, लोगों को यहाँ काम भी मिला है खूब करने के लिए। ठीक है, लोगों को पूजा करने का काम भी, पूजा भी करते थे लोग, है ना। पुरोहित भी थे यहाँ पे, आम जनता भी जुड़ गई थी, काम करने वाले लोग भी जुड़ गए थे, माला बेचने वाले भी थे यहाँ पे, पुरोहित पूजा करने वाले भी थे, नाचने वाले भी लोग थे यहाँ पे, संगीत का भी। तो काफी लोगों को यहाँ मंदिरों से फायदा हुआ था, काम मिला था, रोजगार मिला था। ठीक है, तो उसके भी ये केंद्र थे पूजा के अलावा। ठीक है, अब हम देखते हैं कृषि और सिंचाई कैसी थी चोलों में। चोल वंश में कृषि और सिंचाई का क्या महत्व था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें। चोलों की चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। क्या हुई? नए विकासों से संबंध हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। कहने का मतलब है, जो कावेरी नदी, जो मैंने आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ मैप में, जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ना छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उड़ीसती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि जब मिट्टी उनकी, जब पानी उलझेगा, पानी जगहों पर गिरेगा, तो वो मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ हो जाएगी पानी गिरने पे। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। यानी कि बात यहाँ पर आती है, चोलों में सबसे ज्यादा जो फसल देखी गई है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, चावल की खेती के लिए काफी काफी समृद्ध मानी गई है। ठीक है, जो पानी यहाँ पर गिरता था। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। कहने का मतलब है, तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई थी, विकसित हुई थी। लेकिन 5वीं छठी में क्या हुआ था, कृषि का प्रचार काफी हुआ था। ठीक है, काफी अच्छी कृषि उपजाऊ होने लगी थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। तो डेल्टा क्षेत्रों में जब बाढ़ आती थी ना, तो तटबंध बना दिए जाते थे बाढ़ को रोकने के लिए। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। बिल्कुल, जब पानी को खेत में ले जाया जाएगा तो नहरों का निर्माण होगा, तभी तो पानी जाएंगे ना। जब कावेरी नदी है, तो वहां से एग्जाम्पल ले लेते हैं, कावेरी नदी है तो उससे पानी ले जाया जाएगा कैसे, नहरों के द्वारा ले जाया जाएगा ना। तो काफी इस समय क्या हुआ, देखो सिंचाई की काफी व्यवस्था बनी, खेती अच्छी हुई, दूसरा नहरों का निर्माण हुआ। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि कई क्षेत्र ऐसे थे, उपजाऊ क्षेत्र, साल में 2 उपज आसानी से उपज जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां बनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे, अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। देखिए किस तरीके से चोल शासकों ने ये प्रतिमा को बनाया था, अभी दिखाऊंगी मैं, थोड़ा और देख लेते हैं।
स्मरण रहित सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वालों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। ठीक है, अब जैसे ये देखो रहट का प्रयोग हुआ है ना, ये देखो मैं पहले बता चुकी थी, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग भी हुआ था। ठीक है, तो इनमें क्या होता है ना, इस तरीके से सिंचाई होती थी। तो सिंचाई में काफी संसाधनों की जरूरत भी पड़ती थी, श्रम की भी जरूरत पड़ती थी। ठीक है, पानी का बंटवारा भी भाई होता था शासकों में, और साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में अच्छे से काम किया, बहुत कोऑपरेट किया, सहायता की। नवीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रभाव को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हौज से। ठीक है, इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा है। मतलब ये जलद्वार देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है जलद्वार, ये क्या है ना, इसका लकड़ी या धातु का भी बना हो सकता था, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता था। मतलब नदियों और नहरों में ये क्या करता था, ये ना धातु, ये धातु का भी हो सकता था, लकड़ी का भी होता था। तो ये इसलिए लगाया जाता था कि पानी का जो प्रवाह होता था ना, इससे नियंत्रित होता था। मतलब बाहर निकलने का वो नहीं रहता था कि बार बार, तो इसलिए नियंत्रित रहता था। ये तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने, देखो ये कांस्य मूर्ति दिख रही है ना, जहां पर भी कांस्य की बात आ जाए ना, कांस्य प्रतिमाओं की बात आ जाए, कांस्य मूर्तियों की बात आ जाए, तो सोच लो ये दक्षिण के चोलों की बात हो रही है। ठीक है, तो इतना कुछ हमने पढ़ा। जैसे कि चोल किसके वो थे, बताइए। क्वेश्चन देखो, मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, चोल किसके थे? चोल पल्लव राजाओं के सामंत थे, जिसमें सबसे पहले विजयालय आया, जिसने तंजावुर और चोल जिसने क्या निर्माण करवाया? गंगई कोंड चोलपुरम का देवी मंदिर, और क्या करवाया? निशुभ सूदनी देवी का मंदिर करवाया और तंजावुर शहर का निर्माण करवाया। फिर चोल वंश में ही राजराज प्रथम आते हैं। राज क्या आते हैं, ये याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन होती है। राज प्रथम आते हैं, सबसे शक्तिशाली राजा था चोलों का। फिर उनका बेटा आता है राजेंद्र प्रथम। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? मंदिर बनवाए थे। कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? तंजावुर में भी और गंगकोंड चोलपुरम में भी मंदिर बनवाई थी। इन दोनों जगह मंदिर बनवाई थी। और विजयालय ने क्या किया था? तंजावुर शहर का निर्माण और निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको कंप्लीट किया चोल के बारे में। इनसे बहुत सारे रिलेट करके आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना आगे, तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से आप। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे, अब हमने सिंचाई व्यवस्था चोलों के बारे में हमने पढ़ा, किसके सामंत थे, कैसे राज्य स्थापित किए। उसके बाद हमने चोलों की सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ा, कृषि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, उनके साम्राज्य में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा प्रशासन रखते थे, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय इसी क्लास में मिलेंगे। ये लास्ट क्लास होगी चैप्टर 2 की। ठीक है, समझाऊंगी कि क्या है प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन। मिलते हैं कल इसी समय क्लास में। अपना आप लोग ख्याल रखिए और प्लीज क्लास को शेयर भी करते रहिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।